नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन नंबर 265E ऑफ द CRPC, डिस्पोजल ऑफ द केस। सेक्शन नंबर 265E ऑफ द CRPC, it has now become section number 293 of the BNSS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? यस, कुछ चेंजेस हुए हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो एक कहां पर चेंज हुआ है? एक क्लॉज सी में चेंज हुआ है, एक चेंज हुआ है आपका क्लॉज डी में। तो ये चेंजेस मैं क्लॉज सी पढ़ा करके और क्लॉज डी पढ़ा कर दे, फिर मैं आपको उसको समझाऊंगा। ठीक है, ये जो चेंजेस हुए हैं वो इस लेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। ये लेक्चर कैसे पढ़ाया गया था? ये लेक्चर कराया गया था पहले CRPC के लिए। नाउ अब जो चेंजेस किए गए वो मैंने इसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी क्लास। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर कहूँगा कि प्लीज़ इंश्योर कि प्री बार्गेनिंग के सभी वीडियोस आप सीक्वेंस में देखें। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले इंश्योर कर लीजिए कि आपने सभी वीडियो सीक्वेंस में प्री बार्गेनिंग के देख लिए हैं या नहीं देख लिए हैं। ई, डिस्पोजल ऑफ द केस। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये देखिए, वेयर ए सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज़ बीन वर्कड आउट, यानी कि MSD बन चुका सेटिस्फैक्टरली, द कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ द केस इन द फॉलोइंग मैनर। यहां से क्वेश्चन आएगा। तो पहले तो देखो क्वेश्चन कहां से बना था? पहले कैटेगरी क्वेश्चन थी इन विच केसेस प्ली बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल। तो आपने देखा डेथ पर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर और बियॉन्ड 7 ईयर्स पनिशमेंट होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बात और, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में एप्लीकेबल नहीं होगा, ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट चाइल्ड अंडर 14 ईयर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये होगा कि वेयर द प्री बार्गेनिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल। यू गॉट इट? नंबर 2। नंबर सेकंड कैटेगरी है वेदर इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ बोथ काइंड ऑफ केसेस, पुलिस केस एंड द कंप्लेंट केस। आंसर इज यस, इट इज एप्लीकेबल इन बोथ काइंड ऑफ केसेस। देन there is a role, then again the process starts with the application of the accused. Who will move the application? Accused will move the application. Any other document? Yes, he will file an affidavit regarding what? That he is moving that application voluntarily. बात खत्म हो गई। Then what is the procedure? Then after this the role of the court starts. Court will do what? कोर्ट विल इशू द नोटिस कंसर्न पार्टी। बहुत सिंपल सी बात है। तो जो पार्टीज होंगी पुलिस केस में, कौन सी पार्टी होती है? पुलिस केस में पार्टीज आर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक पुलिस केस में है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक्यूज एंड विक्टिम। दीज 4 persons दे शुड कम, दे शुड नेगोशिएट ऑन द MSD। इन द कंप्लेंट केस विक्टिम एंड एक्यूज्ड, दे कैन कॉल देयर pleaders as well. What will be the duty of the court? The court will see whether this is, he will examine the accused in camera, the court will see the entire process is voluntarily. इतनी सी बात है। कितने देर में मैंने केवल 2-3 बातें काम की बताई है, क्योंकि समझाते हुए बताइए। अब समझ गए तो शायद आपको उसकी समरी समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या करना है? सारे काम खत्म हो गए, अब MSD बन गया। अब कोर्ट को डिसाइड करना है, यानी कि विक्टिम, कंप्लेनेंट कह लीजिए, विक्टिम कह लीजिए, एक्यूज, PP सब ने रेडी हो गए हैं कि जनाब ये रहा MSD, अकॉर्डिंग टू दिस MSD प्लीज डिस्पोज द केस। अब कोर्ट के पास आ गया। अब कोर्ट को कैसे इस केस को डिस्पोज करना है, अब देख लीजिए। कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ द केस इन द फॉलोइंग मैनर। नंबर 1, कोर्ट शैल अवॉर्ड द कंपनसेशन टू द विक्टिम in accordance with the MSD। MSD में जो आपने डिसाइड किया था कंपनसेशन, एंड हियर द पार्टीज ओन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। अब यहां पर दोनों से पूछा जाएगा, ठीक है, नाउ यू लेट अस नो कि यहां पर इंटरेस्टिंग बात है। एक्यूज से कहा गया था कि यू आर मूविंग प्ली बार्गेनिंग, यस। कंपनसेशन की बात होगी, ठीक है, दिलाओ जी, 1 लाख देना था, दिलाओ विक्टिम को। ना विक्टिम को वो कंपनसेशन अवार्ड हो जाएगा ना। अब कहा जाएगा, हाँ साहब अब हमें बताइए व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट फॉर यू नाउ। सर वो क्या था? अभी जो 1 लाख रुपए दिए प्यारे लाल,
वो था कंपनसेशन टू द विक्टिम। पनिशमेंट तो अब झेलोगे, अब मामला गड़बड़ हो गया। नाउ बोथ पार्टीज विल आर्ग्यू देयर केस कि जी हमने व्हाई आई शुड बी अवॉर्डेड lesser punishment or no punishment. This is the stage of hearing the parties on quantum of punishment. This is the part of process, and then thereafter court can decide whether the accused should be released on probation of good conduct or after admonition under section 360. It is generally it is followed कि now victim has been compensated and the accused is being admonished, और उसको फिर डांट डपट करके एक सिंबॉलिकल एडमोनिशन करके उसको केस से मुक्ति दी जा सकती है। द कोर्ट विल कंसिडर कि वेदर दिस इज द केस ऑफ रिलीजिंग हिम ऑन गुड कंडक्ट और नॉट, एंड इन दैट केस छोड़ दीजिए बस। एंड यहां पर आइए सी क्लॉज में, यहां से दिस सी क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। आफ्टर हियरिंग दिस इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अंडर द लॉ फॉर ऑफेंस, ये इट मे सेंटेंस द एक्यूज टू हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। ध्यान रखना, हाफ ऑफ सच मिनिमम। सो यहां से क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि अगर ये ऑफेंस ऐसा है जिसमें मिनिमम प्रिस्क्राइब किया गया है कि उससे कम तो कोर्ट दे ही नहीं सकती, मिनिमम पनिशमेंट दे रहा है। सपोज कीजिए एक ऑफेंस ऐसा है, मैक्सिमम पनिशमेंट है 7 years एंड उसमें प्रोविजन है कि नॉट लेस देन 3 years, नॉट लेस देन 3 years इफ इट इज सो। देखिए आपका जो है ना आज ये टेस्ट गड़बड़ा जाएगा, जिन लोगों को देना दे लें, क्योंकि इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ये क्लास खिंच गई अब थोड़ी सी। नॉट लेस देन 3 years आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस ऑफेंस में मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट, जो मिनिमम पनिशमेंट कितना है 3 years, उसका हाफ कितना हो गया 1.5 year। तो कोर्ट में सेंटेंस की देखो सर जी मतलब एक्यूज जी, आपने प्ली बार्गेनिंग मूव की, वी रेस्पेक्ट योर इंटेंशन, यू आर कंपनसेटिंग विक्टिम, वी आर हाईली ओबलाइज्ड बट वी आर बाउंड बाय द लॉ, you should have been given minimum 3 years, now please bear with the half of that minimum, that is 1.5 year for that। and यहीं से क्वेश्चन आएगा P for prelims। कैसे क्वेश्चन आएगा, आई शो यू। what is the maximum sentence where मिनिमम सेंटेंस इज प्रेस्क्राइब्ड इन द स्टैट्यूट। जब मिनिमम सेंटेंस प्रेस्क्राइब किया गया हो तो मैक्सिमम सेंटेंस जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम सेंटेंस, है ना, हाफ ऑफ सच मिनिमम सेंटेंस दिया जा सकता है, यहां से तक का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, आई बिलीव कि आप कर लेंगे आप लोग इसको। सो अभी आप लोगों ने क्लॉज सी पढ़ ली जो कि एज पर सीआरपीसी थी। 265E सीआरपीसी में जो क्लॉज सी थी वो आपने पढ़ ली और समझ ली। ये कौन सी कंटिंजेंसी को डील कर रहे हैं इसमें, कि जब इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड, जब किसी ऑफेंस का मिनिमम पनिशमेंट दिया गया है कि इससे कम पनिशमेंट नहीं हो सकता है, तो व्हाट कैन बी डन इन केस ऑफ प्ली बार्गेनिंग, what can be done, half of such minimum punishment may be awarded। तो पहले अगर मिनिमम 3 years था तो इन द प्री बार्गेनिंग प्रोसीडिंग्स हाफ पनिशमेंट शुड बी गिवन, ये हो सकता था। कोर्ट में प्रोवाइड हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट, ये हमने पढ़ लिया है। क्लॉज से कहाँ डील कर रहे हैं हम, जहां पर मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है, यानी कि स्टैट्यूटरी एक कंडीशन है कि इन दिस केस मिनिमम पनिशमेंट शुड बी सच,
सपोज कीजिए उसमें सेंटेंस ऐसा हो कि द इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड टू 10 years बट इट शैल नॉट बी लेस देन 3 years, 3 साल से कम नहीं होगा। तो वो सिचुएशन हो गई। अब इस सिचुएशन में प्ली बार्गेनिंग में जो पहले वाले जो सीआरपीसी क्या प्रोवाइड करी थी कि आप 3 years का हाफ टाइम तक कर सकते हैं, हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट कोर्ट में सेंटेंस द अक्यूज टू दी हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। अब क्या चेंज हुआ है, वो चेंज समझ लीजिए। वो चेंज ये हुआ है, अगर ये सिचुएशन हो, प्लीज रीड द बेयर एक्ट। Where the accused is first time offender, write down P for prelims, and has not been convicted of any offense in the past। अगर ये सिचुएशन हो, प्ली बार्गेनिंग सिचुएशन में कौन सी बात हो गई कि ये सिचुएशन आ गई है कि पहले मिनिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन सिचुएशन ये है कि जो एक्यूज है ये भोलू है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, पहली बार इससे अपराध हुआ है, इससे पहले इसका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ, हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी अपराध में इसको दोषी नहीं पाया गया है। कन्विक्टेड लिखा है यानी कि ट्रायल हो गया है कंप्लीट और कन्विक्शन नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। सो बीएनएसएस इसमें और फर्दर रिलैक्स करती है नॉर्म्स को। देन कोर्ट में सेंटेंस द अक्यूज्ड 1/4 ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। जो मिनिमम पनिशमेंट था, जैसे मेरे एग्जांपल में 3 years था, उसका अब 1/4 यानी कि 9 month तक उसको रिड्यूस कर सकती है, राइट। तो पहली सिचुएशन में क्या था कि मिनिमम सेंटेंस का हाफ प्रेस्क्राइब कर सकती थी कोर्ट, लेकिन स्पेशल सिचुएशन में जब एक्यूज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है अभी तक किसी भी अपराध में, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में पास एंड सेंटेंस तो मिनिमम तो करना पड़ेगा, लेकिन उसकी ड्यूरेशन कम कर दी। वो कितना कर दिया, 1/4 ऑफ द मिनिमम कर दिया। अब ये कहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 101% ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना हुआ रखा है, तो प्लीज अपने दिल में समा लीजिएगा, 1/4 ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो आई बिलीव अब आपको क्लॉज सी में जो चेंजेस हुए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। उसी तरीके से नेक्स्ट उसमें आपका आएगा डी कहाँ गया डी, ये रहा। इन केस in case court finds that offense is not covered under B or C, it means no minimum sentence ना हो, तब क्या होगा, then it may sentence the accused 1/4 of the punishment provided or extendable as the case may be of such offense। तो यानी कि ऑफेंस को उस कैटेगरी में डाल दिया इन्होंने। देखिए कौन कौन से ऑफेंस हो गए, एक ऑफेंस कैटेगरी वो हो गई जहां पर मिनिमम सेंटेंस प्रेस्क्राइब्ड है, वहां पर मिनिमम का हाफ मैक्सिमम सेंटेंस दिया जा सकता है। दूसरा है जहां पर कोई मिनिमम नहीं है, जैसे थेफ्ट है उसमें अप टू मैक्सिमम 3 years है, ऐसे ऑफेंस हो गए, यानी मिनिमम सेंटेंस प्रेस्क्राइब नहीं है। वहां पर फॉर्मूला है 1/4 का कि आप वहां पर जो सेंटेंस दे सकते हैं वो अप टू 1/4 दे सकते हैं उसको एक्यूज को, ऐसे नहीं कुछ भी दे दोगे आप। तो 1/4 यानी कि 3 साल का अगर ऑफेंस पनिशेबल है तो उसका 1/4 मतलब हो गया 9 महीने हो गया। तो यहीं से क्वेश्चन आपका आता है उस तरीके से कि अगर मिनिमम सेंटेंस दिया हुआ है तब कितना सेंटेंस दिया जा सकता है, अगर मिनिमम सेंटेंस प्रेस्क्राइब नहीं है तो कितना सेंटेंस दिया जा सकता है उसको। और ये रहा आपका क्वेश्चन। आई बिलीव कि ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए मेरे पास। व्हाट इज द मैक्सिमम सेंटेंस, प्लीज सी द क्वेश्चन। Where no minimum sentence is prescribed, 1/4 of such minimum sentence prescribed है, उस तरीके से क्वेश्चन बनता है इसमें। तो आई बिलीव कि आप कर पा रहे होंगे इसको। देखिए अब आपने क्लॉज डी को पढ़ लिया, समझ लिया। अब क्लॉज डी में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, ये जो एडिशन हुआ है उसको समझ लीजिए। इसमें भी वही है, इसमें इतना ऐड हुआ है कि अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, वही बात, एंड हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन दी पास्ट, तब क्या हो सकता है, इन्होंने कर दिया 1/6 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल फॉर सच ऑफेंस। देन कोर्ट में अवार्ड अप टू 1/6
तो क्लॉज डी में अब फर्दर रिलैक्सेशन हो गया है। क्लॉज डी में कितना कर पाती थी कोर्ट? कर पाती 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकती थी। तो कोर्ट जो है, कोर्ट में सेंटेंस द एक्यूज टू 1/4 ऑफ द पनिशमेंट, राइट। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, डी में क्या कर दिया है कि अगर क्लॉज डी वाला मैटर है, क्लॉज डी वाला मैटर कब होगा कि जब केस बी और सी में कवर्ड नहीं हो रहा है। वो मैं समझा चुका हूँ आपको, केवल मैं चेंज समझा रहा हूँ। तो पहले क्या थी कोर्ट, पहले कोर्ट कितना कर सकती थी? 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकती थी। अब इन्होंने चेंज कर दिया है कि अगर सिचुएशन ये हो, अगर सिचुएशन ये हो कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, नो प्रीवियस कन्विक्शन हो, देन 1/4 की जगह क्या हो सकता है? ये रहा, आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लीजिएगा। 1/6 ऑफ द पनिशमेंट, ठीक, जो पहले 1/4 था उसकी जगह अब 1/6 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल फॉर सच ऑफेंस अवॉर्ड कर सकती है। किसको? जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो और हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन दी पास्ट। तो आई बिलीव अब आपको अच्छी तरीके से जो चेंजेस हैं वो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये चेंजेस हैं और क्योंकि ये टाइम लाइन से फिक्स्ड हैं, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ द सेंटेंस से रिलेटेड हैं। दैट इज़ वाई दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो फॉर द गॉड सेक इनको मत भूलिएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ करके हम अगर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत ना पढ़ करके, एक्स्ट्रा ना पढ़ करके, वो टाइम हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको इतना याद करने में लगाएं कि वो नॉन फॉरगेटेबल हो जाए, कि हम उसको कभी भूलें ना। इतना कर लीजिएगा। तो आई बिलीव ये चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब देखिए, मैं फिर रिपीटेडली कहूँगा आपको, हमें एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्ज़ाम, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज़। जैसे आप ड्रेसेस खरीदते हैं, है ना, आपके लिए किसी फंक्शन में जाना है तो ड्रेस अलग तरीके की होगी, ऑफिस में जाना है ड्रेस अलग तरीके की होगी, कॉलेज के लिए अलग तरीके से होगी, राइट। पीटी है, उसके बच्चों के लिए वो दिन अलग ड्रेस हो जाती है, राइट। शादी का है तो वहाँ पर सगाई के लिए अलग, शादी वाले दिन के लिए अलग, अलग अलग ओकेजन्स के लिए अलग अलग ड्रेसेस होती हैं। उसी तरीके से अलग अलग एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं। ये सभी क्लासेस आपको कराई गई हैं जुडिशरी या उसी के लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। इतना कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू सेक्शन समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।